नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे से, जहां पर एक कपल ने अपनी मर्जी से शादी किए जाने के बाद कोर्ट से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई थी और इसी के संदर्भ में ये जो मामला है ये पहुंच गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसके कारण से ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसी क्या टिप्पणी की है जिस कारण से ये मामला चर्चा में है, और देखेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और इस मामले से जुड़े हुए जितने भी कानूनी प्रावधान होंगे, जितने भी व्यवहारिक पहलू होंगे, उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये मुद्दा जो कि कहा जा रहा है कि मर्जी से जो विवाह किया गया है और इस संदर्भ में जो कोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई है, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, यही आज हमारे चर्चा का विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में ये मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था, जहां पर इस अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल ने अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पर कोर्ट से मांग की थी कि उसकी सुरक्षा की जाए। और इसी के संदर्भ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसने खास टिप्पणी की है कि मर्जी की शादी अगर की है तो समाज का सामना भी करने की ताकत रखो, समाज का सामना करो, यही बात कही गई है। ये जो पूरा मामला है ये चित्रकूट के निवासी श्रेया जो केसरवानी है और उनके जो पति हैं उनके द्वारा किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये कहा गया कि परिवार से संभावित खतरे हैं और उन खतरों के कारण पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया गया था कि उनके जो जीवन है, उनका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें परिवार के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाए। यही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था और इसी के संदर्भ में वहां पर जो जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव है, उन्होंने उनकी जो खंडपीठ है उसने सुनवाई की है और इसके संदर्भ में खास तौर पे उसने कहा कि एक दूसरे का इस स्थिति में समर्थन करना चाहिए दोनों कपल्स को और खुद समाज का सामना उन्हें करना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा कही गई है। और इसी कारण से इस पूरे मामले में कहा गया कि जो युवा अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध में अपनी इच्छा से विवाह करते हैं तो वे अधिकार के रूप में तब तक पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके जीवन के ऊपर स्वतंत्रता या फिर अन्य कोई खतरा न हो। ऐसे में जोड़ों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और खुद ही जो समाज है उस समाज का सामना भी करना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं देखें तो आर्टिकल जो 21 है या फिर आर्टिकल जो 19A का फर्स्ट है वो चर्चा में है। तो थोड़ा देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो कि चित्रकूट से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में जो हाई कोर्ट है उसने क्या टिप्पणी की है। तो देखिए, न्यायमूर्ति जो सौरभ श्रीवास्तव है उनकी एकल खंडपीठ ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी युवा अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अगर विवाह करता है तो वो केवल इस आधार पर अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है जब तक कि उसके जीवन पर या स्वतंत्रता पर कोई वास्तविक खतरा नहीं आ जाता है। और अगर इस तरह का खतरा आता है तो फिर उसकी जो मांग है तभी मांगी जाएगी, इस तरह की बात कही गई है। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अगर हवाला दे तो यहाँ पर अदालत ने लता सिंह बनाम जो उत्तर प्रदेश राज्य है इस मामले का कहीं ना कहीं यहाँ पर व्याख्यान दिया है और ये कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट केवल वैसे मामलों में ही सुरक्षा देने के लिए क्या है कि वो सही है जहां जीवन या स्वतंत्रता पर वास्तविक संकट उत्पन्न हो रहा हो, न कि केवल मर्जी से विवाह करने और ऐसे विवाह करने वाले जो जोड़े हैं वो सामान्य रूप से सुरक्षा देने हेतु। तो इस तरह का जो तर्क है वो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर कोर्ट की अगर हम बात करें कि कोर्ट की जो तर्कशील विवेचना है वो क्या है, तो देखिए
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि समाज से टकराव के समय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सामाजिक जो चुनौतियां हैं उनका सामना, उनका दायित्व है कि वो उनका सामना करे। और याचिका में कोई इस तरह का प्रत्यक्ष प्रमाण तो था नहीं कि याचिकाकर्ताओं को परिवार के द्वारा शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, तो इस तरह का कोई साक्ष्य भी नहीं था और विरोधी पक्ष के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। यही नहीं, भारतीय जो न्याय संहिता है उसकी धारा 175(3) के तहत कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसी बात यहां पर की गई है। इसके अलावा देखें तो ये भी कहा गया है कि जो पुलिस और कोर्ट है उसकी जो भूमिका है वो क्या होती है। तो देखिए, कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता को वास्तविक खतरा हो तो संबंधित जो पुलिस अधीक्षक है उसको क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं। जो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगा वो प्रशासन करेगा। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो न्यायालय और पुलिस उनकी सहायता हेतु तत्पर रहेगी, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो पहलू हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो प्रशासनिक और जो संवैधानिक दृष्टिकोण है। आखिर ये क्या कहता है, तो देखिए इसमें जो आर्टिकल 21 है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये क्या कहता है कि आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद जो 21 है, ये कहता है कि अपने देश में संविधान ये अधिकार देता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है उसके लिए अगर देखें तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, तो दो बातें यहाँ पर कही गई है कि जीवन और जो उसकी स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वो आर्टिकल जो 21 है उस अधिकार को प्रदान करता है, जिसमें अपनी इच्छा से वो क्या कर सकता है, वो अपनी इच्छा से क्या कर सकता है कि विवाह भी कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये इसके अधिकार के तहत आ गया। वहीं दूसरा जो आर्टिकल है 19(1) का जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, या फिर डी की बात करें तो ये आर्टिकल ये कहता है कि नागरिकों को विचारों की जो अभिव्यक्ति है, तो ये जो भी व्यक्ति है उनके जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति जो है वो करने की स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी है। इसके अलावा स्वतंत्र जो आवागमन है, जो आवागमन है उस आवागमन का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल जो 19 का ये पार्ट है ये देता है। लेकिन इन अधिकारों के प्रयोग में उचित जो प्रतिबंध है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, जिसमें समाज और कानून के संतुलन को बनाए रखा जा सके। तो इस तरह किया है कि ये दोनों जो आर्टिकल हैं इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करें कि मर्जी से जो विवाह की बात आती है, ये भारतीय संविधान और कानून में इससे जुड़े हुए कौन से अधिकार और कौन सी बातें, कौन सी सीमाएं जोड़ी गई हैं, तो उन पर थोड़ा सा एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे आर्टिकल 21 में हमने पहले बताया कि जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने का आज़ादी है और अपने मर्जी से ही अपने जीवन साथी को चुनने की भी आज़ादी है, यानी विवाह करना भी इसमें शामिल होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सैफिन जहान वर्सेस जो अशोक केएम 2018 का मामला है, इसमें कहा है कि विवाह का निर्णय व्यक्ति की क्या है, निजता है, ये उसका प्राइवेट मैटर है और ये व्यक्तिगत स्वायत्तता के अंतर्गत आता है। तो ये बात कही गई है। यहीं दूसरा जो आर्टिकल था 19 फर्स्ट ए और 19 फर्स्ट डी, ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवागमन का जो अधिकार है वो सबका अधिकार है और विवाह के लिए किसी भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपने साथी का क्या है, चयन का अधिकार उसका पर्सनल अधिकार है और कहीं भी वो जाकर रह भी सकता है। तो ये भी बात कही गई है। यही नहीं, अनुच्छेद 15(1) के तहत जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से निषेध बताया गया है। जो भी राज्य नागरिक हैं उनके साथ किसी भी स्तर पे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, तो जो अंतर जाति विवाह होते हैं, जो अंतर जाति जो विवाह है उसके संदर्भ में भी किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि अंतर जाति विवाह या अंतर धार्मिक जो विवाह है इसकी संवैधानिक मान्यता के संदर्भ में ये किया जा सकता है। इस पर कोई इस तरह की बात अलग से नहीं दी गई है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल जो 25 है, ये धार्मिक आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके प्रचार करने और उसके पालन करने के अधिकार को देता है। और इसी के तहत देखें तो जो धर्मांतरण है, जो धर्मांतरण है
वो एक मुद्दा आ जाता है कि धर्मांतरण के बाद अगर विवाह हो रहा है तो ये भी क्या है कि एक तरह से देखें तो इंटर जो फेथ मैरिज है उसको संवैधानिक जो संरक्षण है वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण के बाद शादी नहीं हो सकती है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये इस आधार पे आता है कि यदि वो स्वेच्छा से किया गया हो, कि अगर धर्मांतरण किसी दबाव के अंतर्गत न हो, स्वेच्छा से धर्मांतरण किया गया हो, तो उसके बाद भी जो शादी है वो वैधानिक है, वो संविधान के तहत मानी जाएगी। तो ये बात दी गई है। अब इस पूरे मामले के संदर्भ में अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें कि क्या कानूनी प्रावधान इसके संदर्भ में, तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या कहता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, कि भारत में किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, वो शादी ब्याह कर सकते हैं। विवाह से पहले उन्हें 30 दिन का एक नोटिस देना होता है और ये कानून विवाह को धार्मिक जो अनुष्ठान है उनके बिना कानूनी मान्यता प्रदान कर देता है। ये इसमें कंडीशन दी गई है। इसके अलावा देखें कुछ महत्वपूर्ण जो इसके प्रावधान है कि आखिर ये जो मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम, इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो विवाह की जो न्यूनतम आयु होगी, ये जो मेल है, मेल जो होगा, जो इस लड़का होगा, जो पुरुष होगा, उसके लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए अनिवार्य है 18 वर्ष। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा दोनों जो पक्ष हैं उनकी जो सहमति है वो अनिवार्य है। विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवाना अनिवार्य है और जबरन जो धर्मांतरण है उसके बिना जो विवाह है वो संभव नहीं है। ये बात कही गई है। इसके अलावा जो BNS है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए IPC की जो धारा है, अब किस धारा में शामिल है, तो 2023 वाले में इसके विवरण के बारे में देखें तो जो धारा 366 है, ये धारा 69 BNS के तहत शामिल है। किसी भी महिला को विवाह करने हेतु मजबूर करने, बहला फुसला या बल प्रयोग कर ले जाने का अपराध उसके तहत इसमें शामिल किया जाता है। जो धारा 498A है, अब ये किस धारा में शामिल है, तो धारा 85 भारतीय न्याय संहिता में शामिल है, जो कि कहता है कि विवाहित जो महिला है उसके साथ ससुराल पक्ष के द्वारा जो क्रूरता है, मानसिक, शारीरिक या आत्महत्या के लिए उकसाने पर क्या है, दंड का प्रावधान करता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो धारा 506 है, जो अब धारा 135 के भारतीय न्याय संहिता में शामिल है। ये आपराधिक जो धमकी है या फिर कहें कि व्यक्ति को भयभीत कर कोई कार्य करने या न करने के लिए विवश करने का अपराध दंड घोषित करता है। और धारा 34 जो कि धारा 3 के BNS में शामिल की गई है, ये समान उद्देश्यों से किया गया कार्य जो सामूहिक दायित्व का सिद्धांत लागू करता है। और सबसे नीचे देखें तो धारा 120B है, ये अब धारा 61 BNS में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक जो साजिश है या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध की जो योजना है वो बनाना है और उसका निष्पादन करना है। तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा थोड़ा सा धर्मांतरण के संदर्भ में देखें, धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, वो क्या कहता है। तो देखिए भारत में जो कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर विवाह के नाम पर जबरन या छल से धर्म परिवर्तन को क्या किया गया है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये कानून केवल तभी लागू होता है जब धर्मांतरण स्वेच्छा से न होकर धोखे, लालच या जबरदस्ती किया गया। तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो प्रमुख न्यायिक निर्णय आए हैं, जो ऐतिहासिक रहे हैं, तो कुछ केस यहाँ पर दिए गए। जैसे 2006 का केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये क्या करता है कि बालिग जो लड़का है, जो लड़की है, वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। यानी बालिग कहने का मतलब क्या है कि अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष और जो लड़की है उसकी 18 वर्ष है, तो ये दोनों शादी कर सकते हैं और इनको पुलिस की सुरक्षा देनी चाहिए। ये बात कही गई है। दूसरा मामला 2018 का है, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें कहा गया है कि ऑनर किलिंग के मामलों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए हदिया
केस है ये साफिन जहान वी जो अशोकन है 2018 का मामला है, जिसमें कहा गया है कि विवाह व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, यानी उसका अधिकार है। और इसके अलावा देखिए 2018 में जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला है, ये कहता है कि LGBTQ+ जो अधिकार हैं उनकी मान्यता और व्यक्ति की जो यौन पसंद है उसको वैध ठहराया जा सकता है, ऐसी बात कही गई है। यही नहीं, अगर सामाजिक और प्रशासनिक संरक्षण की बात करें तो पुलिस सुरक्षा केवल तभी दी जा सकती है जब जीवन और स्वतंत्रता पर कोई देखे तो वास्तविक खतरा उत्पन्न हुआ हो। कई राज्यों में देखें तो इंटरकास्ट जो मैरिज स्कीम है, जिसमें अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, तो इस तरह की स्कीम चलती है। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर जो स्कीम है वो इसी के तहत है। तो इस तरह के भी कई सारे जो स्कीम है वो अलग अलग राज्यों में देखें तो इस तरह के धर्मांतरण के संदर्भ में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए तो इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करने के लिए विवाह से कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? ठीक है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि आखिर शादी करने से पहले इसके तहत विवाह करने के लिए विशेष विवाह जो अधिनियम 1954 है उसके तहत कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है और कमेंट के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर हमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि सुरक्षा मांगने गए कपल से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा कि अगर मर्जी से शादी की है तो समाज का सामना भी करे। इस तरह का स्टेटमेंट देने के पीछे आखिर कोर्ट का क्या आर्गुमेंट था और इस पूरे मामले को हमने समझा और इससे जुड़े हुए जो भी कानूनी पहलू हैं, चाहे हम बात करें धर्मांतरण को लेकर, चाहे हम बात करें अपने निजी आज़ादी को लेकर, चाहे हम बात करें कि मर्जी से शादी करने को लेकर, इससे जुड़े हुए अपने देश में जो भी अब तक के कानूनी पहलू हैं उन पर हमने बात की है और इससे जुड़े हुए जो भी अब तक के महत्वपूर्ण मामले थे जिसके संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय आए हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।